सर, स्वागत करते हैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर आप लोगों का। आपका लौकिक साहित्य का अगला टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं मित्रों। राजतरंगिणी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज उसके विषय में चर्चा की जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो आज हम राजतरंगिणी की चर्चा करते हैं और टाइम रहेगा तो और भी कुछ किताबों या साहित्य की चर्चा की जाएगी। और जितने भी लोग हैं सभी लोग फटाफट लाइव हो जाइए, क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक। अपने मित्रों में भी लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट जो है। ठीक है, चलिए बहुत सही। फटाफट सभी लोगों को लिंक शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक ठीक, चलिए सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग, ठीक। क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए आपके सामने आज का जो टॉपिक है वह है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कहते हैं राजतरंगिणी को इतिहास लेखन राजतरंगिणी इतिहास लेखन की सभी विशेषताओं को पूरा करने वाला पहला ग्रंथ है। इतिहास लेखन की सभी विशेषताओं को पूरा करने वाला पहला ग्रंथ है। पहला ग्रंथ, ठीक है। यानी हमने आपको सुबह की क्लास में बताया था कि राजतरंगिणी पहला ग्रंथ है जो इतिहास लेखन की सभी विशेषताओं को पूरा करता है। और इतिहास लेखन की 4 विशेषताएं हमने आपको बताया था, ठीक है। मॉर्निंग क्लास में 12 बजे की क्लास में हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को, ठीक। तो अब हम आगे की चर्चा करेंगे कि राजतरंगिणी के बारे में अन्य कौन सी बातें आपके लिए जानना जरूरी है। कहते हैं राजतरंगिणी जो है मित्रों ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में, ठीक है। संस्कृत भाषा में है और महाभारत शैली है। महाभारत शैली में लिखा गया है इसे महाभारत शैली में लिखा गया है। इसमें कुल 8 तरंग हैं। तरंग माने अध्याय। कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। पहले 3 तरंग, जो प्रथम 3 तरंग हैं, यानी 1 2 3, प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास लिखा गया है। पहले के 3 तरंगों में इसमें कश्मीर का प्राचीन इतिहास लिखा गया है। कश्मीर का प्राचीन इतिहास, पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की चर्चा की गई है, ठीक है। अब 3 हो गए तो बचे कितने? 5। अगले जो 5 तरंग हैं, तरंग माने अध्याय, फिर मैं बात बता दे रहा हूं, तरंग माने अध्याय। अगले 5 अध्यायों में क्रमशः कश्मीर के 3 राजवंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश की चर्चा की गई है। देखिए ये भी तीनों कश्मीर के ही राजवंश हैं मित्रों। कहाँ के राजवंश हैं? कश्मीर के। और यहाँ भी कश्मीर का प्राचीन इतिहास ही लिखा गया है। तो आप कह सकते हैं कि राजतरंगिणी में मूलतः कश्मीर का इतिहास हमको दिखाई देता है। कश्मीर का इतिहास दिखाई देता है, ठीक। कहाँ का इतिहास पता चलता है? राजतरंगिणी से कश्मीर का इतिहास पता चलता है, ठीक है। कहते हैं कि इस ग्रंथ का लेखक आप जान ही रहे हैं। ग्रंथ के लेखक कौन है? कल्हड़।
कल्हड़ इसके क्या है, लेखक है, मूल लेखक। ठीक, अन्य लेखकों के बारे में अभी हम बात करेंगे, क्योंकि इसको पूरा करने में 4 अन्य लोगों का भी महान योगदान रहा है कल्हड़ की राज तरंगड़ी को पूरा करने में। कहते मित्रों, कल्हड़ ने कहा है कि मैं एक कवि हूं। जब इस ग्रंथ की रचना उन्होंने किया तो प्रारंभ में ही ग्रंथ के उन्होंने व्याख्या किया है कि मैं एक कवि हूं और कवि को हमेशा निरपेक्ष लेखन शैली को अपनाना चाहिए। निरपेक्ष लेखन शैली को अपनाने की सलाह राज तरंगड़ी में स्वयं कल्हड़ ने दिया है, और कल्हड़ ने कहा है कि किसी भी कवि को, चाहे वो राजवंश हो चाहे वो राजवंश से बाहर हो, हमेशा निरपेक्ष लेखन शैली को ही अपनाना चाहिए, तभी वह सत्य घटना का उल्लेख कर पाएगा और तभी उसकी द्वारा लिखा गया जो साहित्य है वो समाज के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। ठीक, ये सलाह कल्हड़ ने स्वयं राज तरंगड़ी में दिया है, और कल्हड़ इसीलिए पहले निरपेक्ष कवि माने जाते थे और उनके द्वारा लिखा गया जो ये साहित्य है वो प्रथम ऐतिहासिक साहित्य भारत का माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि कल्हड़ को विंटरनित्ज, जो आपके पाश्चात्य इतिहासकार हैं, कल्हड़ जो है विंटरनित्ज जो है, कल्हड़ को विंटरनित्ज, ये एक इतिहासकार है विंटरनित्ज। विंटरनित्ज ने कल्हड़ को विश्व का महान इतिहासकार बताया, विश्व का महान इतिहासकार बताया। विश्व का महान इतिहासकार बताया। किसने बताया है? विंटरनित्ज ने बताया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कल्हड़ जो है विश्व के महान इतिहासकारों में है। ठीक है, कल्हड़ को इन्होंने क्या कहा है? विश्व का महान इतिहासकार, ठीक है, माना है। ठीक, अब देखिए, इसको आप ग्राफ बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफ इसको उतारिए। ठीक, अब देखिए, कहा जाता है कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, जो ये ग्रंथ है मित्रों, राज तरंगड़ी, पहली बात तो ये कश्मीर का इतिहास हमको बताती है। ठीक, इस राज तरंगड़ी की रचना 1148 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 1148 ईस्वी में। अब यहां से एक प्रश्न पूछा है कई बार ये पीसीएस में, आपके यूपी कमीशन के पीसीएस में प्रश्न आया हुआ है कि राज तरंगड़ी किस सदी में, उन्होंने एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछा, उन्होंने सदी पूछा है, तो ये सदी हो जाएगी क्या? 12वीं। कौन सी सदी होगी ये? 12वीं सदी होगी। ठीक है, कहते हैं कि 12वीं सदी में इस राज तरंगड़ी ग्रंथ का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? कल्हड़ के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? कल्हड़ के द्वारा किया गया। लेकिन कहा जाता कि कल्हड़ ने इस ग्रंथ को पूर्ण नहीं किया था। कल्हड़ ने इस ग्रंथ को पूरा नहीं किया था। पूरा इसे किसने किया? जोनराज श्रीवर। देखिए, कहते हैं जोनराज जो है जब अपनी लेखन शैली कर रहे थे, यानी जब राज तरंगड़ी को जोनराज लिख रहे थे, तो उस समय ये जैनलाबुद्दीन, जो कश्मीर का अकबर कहा जाता, उसके दरबार में थे। किसके दरबार में? जैनलाबुद्दीन। जैनलाबुद्दीन को आप जानते होंगे, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनलाबुद्दीन को मित्रों कहा जाता है। इसी जैनलाबुद्दीन के समय एक लेखक था मुल्ला अहमद। इसी जैनलाबुद्दीन के समय, जिन्हें, इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इनको क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर। इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक, और इन्हीं के समय, जैनलाबुद्दीन के समय ही एक लेखक थे मुल्ला अहमद। कहा जाता मुल्ला अहमद ने पहली बार राज तरंगड़ी का फारसी अनुवाद बदीरुकल अशमार
बदिरुक बदिरुकल अस्मार। देखिए, मुल्ला अहमद ने पहली बार इस ग्रंथ का क्या किया? फारसी अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी अनुवाद किया। किस नाम से? बदिरुकल अस्मार। बदिरुकल अस्मार के नाम से इन्होंने इसका क्या किया? फारसी अनुवाद किया। किसने? मुल्ला अहमद ने। जो किसके समय हुआ? जैनलाबुद्दीन के समय हुआ। तो सीधी सी बात, जैनलाबुद्दीन के समय जो राजतरंगड़ी थी वो पूरा कंप्लीट नहीं थी। क्यों कंप्लीट नहीं थी? क्योंकि ये कंप्लीट होगी राजा जयसिंह के समय। राजा जयसिंह अंतिम शासक है जिसका उल्लेख राजतरंगड़ी में आया है, और इसे आगे दो अन्य लोगों ने भी, प्रज्ञा भट्ट एवं सूका, प्रज्ञा भट्ट एवं सूका, प्रज्ञा भट्ट एवं सूका, अन्य दो लोगों ने इसे क्या किया? कंप्लीट किया। जैसे परीक्षा में आपके केवल दो को ही पूछ लेता है, क्योंकि ये ज्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आईएएस में प्रश्न बनाएगा तो इन दोनों को भी रखेगा। तो ओवरऑल कल राजतरंगड़ी जो ग्रंथ है उसको लिखने में 5 लोगों का योगदान आपको दिखाई देगा। एक कल्हड़, फिर जोनराज, फिर श्रीवर, प्रज्ञा भट्ट और सूका। ठीक, इसमें से जोनराज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जोनराज जैनलाबुद्दीन के समय के भाग को लिखा है। जैनलाबुद्दीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक, इनको कश्मीर का अकबर कहा गया है, और इन्हीं जैनलाबुद्दीन के समय मुल्ला अहमद ने इसका, यानी किसका? राजतरंगड़ी का फारसी भाषा में बदिरुकल अस्मार के नाम से क्या किया? अनुवाद किया। बदिरुकल अस्मार के नाम से क्या किया? अनुवाद किया। किसने? मुल्ला अहमद ने। ठीक, अब थोड़ी सी देखिए, थोड़ी सी चर्चा हम लोग और कर लेते हैं कि अन्य किन किन भाषाओं में इसका जो है अनुवाद किया गया है। ठीक है, अन्य किन किन भाषाओं में इसका अनुवाद किया? तो कहा जाता है कि अकबर जो महान बादशाह थे मुगल बादशाहत में, अकबर के समय भी इसका अनुवाद किया गया। ठीक, अकबर के समय शाह मुल्ला शाहाबादी, शाह मुल्ला शाहाबादी ने इसका अनुवाद किया था। अकबर के समय शाह मुल्ला शाहाबादी, शाह मुल्ला शाहाबादी, यहां भी ये फारसी भाषा में ही अनुवाद होता है। ये मुगल बादशाह के अकबर हैं, इनको कश्मीर का अकबर मत मान लीजिएगा आप लोग जो है। ठीक है, इन्होंने जो अनुवाद किया वो बदर उल अशमार के नाम से किया। वो किस नाम से किया गया है? बदर उल अशमार, बदर उल अशमार के नाम से किया गया है। किस नाम से? बदर उल अशमार के नाम से किया गया। ठीक, तो दो आपके फारसी अनुवाद हो गए राजतरंगड़ी के। इसके बाद कहा जाता है शाहजहां के समय एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम है बर्नियर। ठीक, ये शाहजहां के समय आया था। बर्नियर ने एक किताब लिखी थी पैराडाइज ऑफ इंडिया। बर्नियर की किताब थी पैराडाइज ऑफ इंडिया। बर्नियर की किताब थी पैराडाइज ऑफ इंडिया, पैराडाइज ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने राजतरंगड़ी का उल्लेख किया था। ठीक, यानी राजतरंगड़ी को रूपांतरित किया था अंग्रेजी भाषा में, लेकिन बर्नियर की यह किताब उपलब्ध नहीं है। ठीक है मित्रों, बर्नियर की यह किताब उपलब्ध हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि राजतरंगड़ी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो आप कहेंगे ऑरेल स्टाइन ने। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ऑरेल स्टाइन ने। अंग्रेजी अनुवाद राजतरंगड़ी का किसने किया है? ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन ने इसका क्या किया है? अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक, ऑरेल स्टाइन ने इसका क्या किया है? अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक, ये तो हो गई अनुवादों की बात कि किसने किस किस भाषा में उसका अनुवाद किया।
तो फारसी भाषा में 2 अनुवाद हुए, एक मुल्ला अहमद के द्वारा, ठीक, वो जलालुद्दीन के समय हुआ जो कश्मीर के अकबर कहे जाते हैं। दूसरा मुगल बादशाह अकबर के समय हुआ शाह मुल्ला शाहवादी के द्वारा, और इन्होंने जो नाम रखा उस पुस्तक का बदरुल अशमार, ठीक। उसके बाद कहा जाता है कि बर्नियर ने भी राजतरंगिणी को अंग्रेजी में अनुवादित किया था पैराडाइज ऑफ इंडिया के नाम से, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है, ठीक। उपलब्ध कौन सा है? ऑरेल स्टाइन के द्वारा लिखा गया अंग्रेजी अनुवाद, ठीक। तो ऑरेल स्टाइन ने जो है जो अंग्रेजी अनुवाद किया है, ठीक, वह अभी वर्तमान में क्या है? उपलब्ध है, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि राजतरंगिणी के लेखक, मूल लेखक कौन है? कल्हड़ है। कल्हड़ कश्मीर के किस शासक के दरबार में रहते थे? देखिए, कल्हड़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल्हड़ का जन्म जो है कश्मीर के परिहासपुर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? कश्मीर के परिहासपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक। कश्मीर के परिहासपुर में इनका जन्म हुआ था, और इनके जो पिता थे देखिए, कहते हैं कि कल्हड़ का जन्म कश्मीर के परिहासपुर में हुआ था। इनके पिता और इनके चाचा का नाम इनके इस समय ध्यान में है हमको, इनके चाचा थे चंपक। ये कश्मीर के शासक हर्ष के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? हर्ष। देखिए, यहां हर्ष का मतलब हर्षवर्धन नहीं है, यानी वर्धन वंश के शासक हर्ष नहीं है, बल्कि कौन है ये कश्मीर का शासक हर्ष है। कहा जाता है कि हर्ष जो है कश्मीर का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने अपने समय जो है सभी मंदिरों को वहां से क्या किया था? लूटा था, ठीक है। अपने समय के सभी मंदिरों को इसने क्या किया था? लूटा था, ठीक है। तो इसी के दरबार में आपके कल्हड़ भी रहे, कल्हड़ भी इसी के दरबार में रहे, और कल्हड़ इसे तुरुष्क कहता है। क्या कहता है? तुरुष्क कहता है। तुरुष्क माने लुटेरा, तुरुष्क माने लुटेरा। यह अपने समय के सभी मंदिरों को क्या किया था? लूटा था। कौन? हर्ष। तो हर्ष इनके क्या थे? दरबार में थे। इनके जो चाचा थे वह भी हर्ष के दरबार में रह चुके थे। इनके पिता जो है कनक थे, याद आ गया, कनक। इनके पिता का नाम क्या था? कनक। वो भी हर्ष के दरबार में रह चुके थे। वो भी हर्ष के दरबार में रह चुके थे। कहते हैं कि इनके चाचा और पिता दोनों हर्ष के दरबार में रह चुके थे, और कल्हड़ भी हर्ष के समय में क्या था? दरबारी कवि था, ठीक। लेकिन यह हर्ष की क्या करता? आलोचना करता, क्योंकि ये निरपेक्ष लेखन शैली को पसंद करते थे, और निरपेक्ष लेखन शैली होने के कारण ही कल्हड़ की राजतरंगिणी पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया। कहा जाता है कल्हड़ की राजतरंगिणी में कुल 64 उपजातियों 36 वंशों का उल्लेख है। इसमें जो है 36 वंश एवं 64 उपजातियों का क्या है? उल्लेख है। 64 जो है उपजातियों एवं 36 वंश का क्या करता है? इसमें उल्लेख करता है, ठीक। लेकिन इसमें 3 वंश जो है आपके इंपॉर्टेंट है, जिनकी चर्चा भी हमने किया। उत्पल वंश, लोहार वंश और आपके कारकोट वंश। ये 3 वंश आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि इसके अतिरिक्त भी कल्हड़ की राजतरंगिणी में अन्य राजवंशों का भी उल्लेख आता है, ठीक है। तो अन्य राजवंशों का जो उल्लेख कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में किया है, वह किस सेंस में किया है? चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें अन्य किन राजवंशों का प्रमाण मिलता है।
तो अन्य किन राजवंशों में सबसे पहला शासक है अशोक के विषय में चर्चा करता है कल्हड़ जो है। और अशोक, आप जानते हैं कि अशोक के समय कश्मीर जो है मौर्य वंश का क्या था, अंग था। कहा जाता है, कल्हड़ अपनी राजतरंगिणी में बताता है कि अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जो शैव मंदिर था। इन्होंने क्या किया था, विजयेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। कल्हड़ के समय अशोक ने यहां पर विजयेश्वर मंदिर का क्या किया था। देखिए मौर्य वंश के बारे में क्या बताता है, मौर्य वंश के विषय में राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक विजयेश्वर मंदिर का क्या किया था, निर्माण किया था। कहां पर, विजयेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। और यह मंदिर भगवान शिव का था, भगवान शिव का था। और आपको पता है कि प्रारंभ में जो अशोक है वो शैव धर्मावलंबी है। प्रारंभ में अशोक जो है क्या है, शैव धर्मावलंबी है। और इसमें ये पता चलता है कि बाद में अशोक जाके बौद्ध धर्मावलंबी बनता है, लेकिन प्रारंभ में वो क्या है, शैव धर्मावलंबी है। यानी यह मंदिर किसका है, शिव का है। इसके बाद मौर्य वंश के ही शासक यानी अशोक के उत्तराधिकारियों में थे जालौक, उनका उल्लेख भी इस राजतरंगिणी में आया है। कहा जाता है कि जालौक के विषय में राजतरंगिणी से यह पता चलता है कि यह शैव धर्म का समर्थक एवं बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी था। जालौक जो दूसरा शासक है, जालौक के विषय में क्या पता चलता है, जालौक के विषय में दो बातें पता चलती हैं। शैव धर्म का समर्थक, शैव धर्म का समर्थक एवं बौद्ध धर्म का विरोधी, बौद्ध धर्म का विरोधी। अब देखिए, कहते हैं कि कहीं न कहीं राजतरंगिणी से हमें राजनीतिक अवस्था के साथ साथ उस काल की धार्मिक अवस्थाओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो रही। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक वंश आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कहा जाता है कि कनिष्क के विषय में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और कनिष्क के विषय में जो उल्लेख है उसमें दो बातें हमको पता चलती हैं। कनिष्क के समय जो शक संवत कनिष्क ने ही चलाया था, अगर आपको पता होगा तो। कहा जाता है कि कौटिल्य के कल्हड़ की राजतरंगिणी में यह बताया गया है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना किया था। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की क्या किया था, स्थापना किया था। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कश्मीर भी किसके अधीन रहा होगा, कुषाणों के अधीन रहा होगा, तभी तो कनिष्कपुर नगर की स्थापना यहाँ पर हुई। दूसरा, आपको याद होगा तो कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और यह बौद्ध संगीत जो है कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इससे यह पता चलता है कि कश्मीर जो है किसके अधीन था, कनिष्क के अधीन था। ठीक, तो मौर्य वंश की सत्ता जब तक हिंदुस्तान में रही तब तक जो है कश्मीर मौर्यों के अधीन रहा। और जब कुषाण वंश की सत्ता आई तो कश्मीर किसके अधीन रहा, कुषाणों के अधीन रहा। लेकिन कहते हैं कि इसमें अन्य जिन राजवंशों की बात किया है कौटिल्य ने, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण राजवंश है जो वहाँ का क्षेत्रीय राजवंश था। ठीक है, कारकोड वंश। उस कारकोड वंश के एक शासक थे अवंतिवर्मन। कहा जाता है अवंतिवर्मन के समय एक मंत्री था उनका, जिसे अभियंत्रिकी भी कहा गया है, इंजीनियर भी कहा गया है। उसने झेलम नदी पर एक पुल का निर्माण किया था। उसे इंजीनियर माना जाता। उसका नाम है सुय। उसका नाम है सुय। कहते हैं कि कारकोड वंश का शासक था अवंतिवर्मन। इसके दरबार में रहता था सुय।
जिसने झेलम नदी पर क्या बनाया, पुल बनाया था। झेलम नदी पर इसने पुल बनाया था। ठीक, इसे कश्मीर का प्रथम इंजीनियर माना जाता है। इसे कश्मीर का प्रथम इंजीनियर, कश्मीर का प्रथम इंजीनियर माना जाता है। ठीक है, इसे कश्मीर का क्या कहते हैं, प्रथम इंजीनियर माना जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि कश्मीर का शासक था मुक्तापीड नहीं, नरसिंह बालादित्य। कश्मीर का शासक था नरसिंह बालादित्य, जिसके समय हूण शासक मिहिरकुल ने क्या किया था, हमला किया था। लेकिन कहा जाता है कि मिहिरकुल काफ़ी समय तक कश्मीर को अपने अधीन रखा। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि कश्मीर कल्हड़ की राजतरंगिणी में क्या हूण आक्रमण का प्रमाण मिलता है, तो मिलता है। इसमें हूण आक्रमण के विषय में उल्लेख आता है। हूण एक विदेशी जात थी जो मेकल क्षेत्र में रहती थी। हूण आक्रमण का उल्लेख इस ग्रंथ में हुआ है। और हूण आक्रमणकारी कौन था, मिहिरकुल। और इसने काफ़ी समय तक जो है कश्मीर को अपने अधीन रखा। तो हूण शासक मिहिरकुल ने कश्मीर पर क्या किया था, हमला किया था। इतनी सारी बातें आपके इस ग्रंथ में हमको दिखाई देती हैं और इतनी सारी बातें आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थी, इम्पोर्टेंट थी। ठीक, और अगर ये पूछा जाए कि किसके समय राजतरंगिणी कंप्लीट हुई किसके समय कंप्लीट हुई या अंतिम राजा कौन था जिसका राजतरंगिणी में उल्लेख आता है, तो वह राजा है जय सिंह। वह राजा कौन है, जय सिंह। ठीक है, वह राजा कौन है, जय सिंह। ठीक, 12वीं सदी में कंप्लीट हुई। कंप्लीट करने वाले में 4 लोगों का नाम आता है। ठीक, इसमें जिन वंशों का उल्लेख है उसमें उत्पल, कारकोट और लोहार वंश प्रमुख है। इसका अंग्रेजी अनुवाद R.L. स्टाइन के द्वारा किया गया। फारसी अनुवाद 2 लोगों के समय हुआ है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और प्रश्न वहाँ से आते हैं। अन्य लौकिक साहित्य की भी चर्चा हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रंथ है आपका हर्षचरित। अगला ग्रंथ है हर्षचरित। ठीक, जिसका लेखक कौन है, बाणभट्ट। जिसका लेखक है बाणभट्ट। किसके दरबार में रहता था ये, हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था ये, हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। ठीक, वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन, जिसके दरबार में ये रहा करता था। ठीक, और कहा जाता है कि बाणभट्ट जिस हर्षचरित को लिखा है ये किस में है, गद्य में है। किस में है, गद्य में है। और भाषा इसकी क्या है, संस्कृत। भाषा इसकी क्या है, संस्कृत। कहते हैं इसकी रचना जो की गई बाणभट्ट के द्वारा, यह इनके भाइयों की बड़ी अनुशंसा पे हुई थी। अनुशंसा माने निवेदन पे। वो वर्धन वंश के विषय में जानना चाहते थे इनके भाई, और इनके भाइयों को कहानी बताने के सेंस में जो कहानी बाणभट्ट ने अपने भाइयों को बताया, उन भाइयों वही कहानी क्या है, हर्षचरित है। जो कहानी इन्होंने बताया वही कहानी क्या है, हर्षचरित है। और कहा जाता है यह कहानी जो है बाणभट्ट ने हर्ष के जन्म से लेकर, यानी उनके बाल जीवन से लेकर प्रारंभ किया, और जब उनकी बहन राजश्री विंध्य के जंगलों में चिता पर सती होने जा रही थी, और जब उन्होंने अपने मित्र की मदद से यहाँ पर विंध्य के जंगलों में अपनी बहन को उन्होंने पाया, तो यहाँ तक कहानी आके क्या हो जाती, इंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्या होती है, आके इंड हो जाती है। ठीक, और कहते हैं इसके अतिरिक्त जो है अन्य चीज़ों का उल्लेख इस बाणभट्ट के हर्षचरित में नहीं आता। ठीक है, लेकिन इस ग्रंथ को पूरा करने का जो श्रेय है वो इनके भाइयों को दिया जाता है, जिनका नाम था भूषण भट्ट और पुलिंद भट्ट। देखिए,
कहते हैं इस ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय पूरा करने का श्रेय पुलिंद भट्ट एवं भूषण भट्ट को दिया जाता है। पुलिंद भट्ट एवं भूषण भट्ट को दिया जाता है। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे क्या किया, पूरा किया। फिर भी ये मूल ग्रंथ किसका है, बाण भट्ट की है। ठीक है, इसको पूरा करने में पुलिंद भट्ट और भूषण भट्ट ने क्या किया था, अपना योगदान दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हर्षचरित को, इसमें कुल कितने चरित्र हैं, 8 चरित्र। कुल कितने चरित्र हैं, 8 चरित्र। इसे लिखा कब गया, 7वीं सदी में। चरित माने होता अध्याय। ठीक है, अब इसमें किन किन बातों का विवरण है उसका उल्लेख हम देखते हैं कि बाणभट्ट के हर्षचरित में किन किन तथ्यों और विवरण का क्या है, उल्लेख आता है। कहा जाता है कि इसमें पहला तो ये कि हर्ष के बाल जीवन की कथा, हर्ष के बाल जीवन की कथा का उल्लेख आता है इसमें। दूसरा हूण आक्रमण का उल्लेख। हूण एक विदेशी जात थे, हूण आक्रमण का उल्लेख। तीसरा हर्ष एवं उनके बौद्ध मित्र थे, एक बौद्ध मित्र थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे वो, जिनका नाम था दिवाकर मित्र। बौद्ध मित्र यानी बौद्ध भिक्षु कह सकते हैं आप उनको, उनका नाम था दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र। ठीक, यानी जो तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों के सामने वो ये है, कहते हैं कि हर्ष और उनका बौद्ध भिक्षु एक मित्र था। ठीक, उसका नाम था दिवाकर मित्र, जो बौद्ध भिक्षु था। उससे हर्ष की मुलाकात का विवरण इसमें दिया गया है। यानी हर्ष एवं बौद्ध मित्र, यहां भिक्षु लिख, आप समझिए यहां पर बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से मुलाकात का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त चौथी किस घटना का उल्लेख आता है, कहते हैं कि कामरूप मतलब असम। इतिहास में असम को कामरूप कहा गया है। कहते हैं कि असम का शासक इस समय था भास्कर वर्मा। उसने एक दूत भेजा था हर्ष के दरबार में जिसका नाम था हंस बेग। कहते हैं कि भास्कर वर्मा के दूत हंस बेग से मुलाकात का उल्लेख है। हंस बेग से मुलाकात का उल्लेख। ठीक, ये एक उल्लेख आपको दिखाई देता है। इसके बाद है राजश्री की प्राप्ति, जो अंतिम है, राजश्री की प्राप्ति। एकमात्र चीज का उल्लेख इसमें अन्य तरीके से आया है, घड़ी यंत्र। ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। घड़ी यंत्र ये सिंचाई यंत्र था, आप जिसको घिर्री कहते हो, जो कुएं से पानी निकालने में मदद करता है। घड़ी यंत्र का उल्लेख हमको पहली बार यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक, तो हर्ष की हर्षचरित में इतनी सारी बातों का उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इसका मतलब है कि अगर जैसे आपसे प्रश्न पूछे कि हर्षचरित में किस तथ्य का उल्लेख नहीं है, 4 पॉइंट इसमें से मान लो 3 पॉइंट रख दिया, 1 पॉइंट रख दिया कि प्रयाग में आयोजित महामोक्ष परिषद, तो महामोक्ष परिषद या जो प्रयाग समिति और महामोक्ष परिषद का जो आयोजन है, या वेनसांग का आगमन, हर्ष का वेनसांग से मिलना, या वेनसांग द्वारा जो उल्लेख किया गया है वह कभी भी, वह माने उसका कोई भी तथ्य जो है
हमें इस बाणभट्ट के हर्षचरित में दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हर्ष का जो राजनीतिक इतिहास है वो राजश्री की प्राप्ति के बाद से ही प्रारंभ होता है। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि हर्ष की राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख जो है हमें बाणभट्ट की हर्षचरित में दिखाई नहीं देता। केवल और केवल इनके बाल जीवन से लेकर राजश्री की प्राप्ति तक का उल्लेख हमको इसमें दिखाई देता है। तो ये बात आप अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लीजिएगा कि वहां तक की बातों की चर्चा इसमें दिखाई देती है। ठीक है। चलिए सुशील राज जी, ठीक। देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को है कि हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था और शिलादित्य इसको वेनसांग कहता है मित्रों। लेकिन वो अभी मैं देखो आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं इससे बहुत माने इससे कहीं ज़्यादा आपको जानकारी मैं दूंगा जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, हर्ष के बारे में जब बताऊँगा आपको, तो जल्दी ही उसकी एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इतनी टाइम आपको आर्ट एंड कल्चर की एक क्लास मिल जाएगी, जो अभी चूंकि दोनों क्लासों में आर्ट एंड कल्चर चल रहा है तो प्रयास हमारा ये है कि एक क्लास या तो एंशिएंट की स्टार्ट करूँ या तो मिडिवल की, तो बहुत जल्द उस पर डिसीजन आएगा और बहुत जल्द उस पर क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप कंटिन्यू करिए इसको। अब हम चलते हैं, इतना जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगला ग्रंथ है आपका जो है मिताक्षरा। अगली किताब है आपकी मिताक्षरा। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। ठीक है। और यह विज्ञानेश्वर जो है कल्याणी के चालुक्य शासक, ये कल्याणी के चालुक्य शासक, कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट, विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में रहता था। ठीक है। कहते हैं विज्ञानेश्वर जो है, चूंकि चालुक्यों की कई शाखाएं थी, गुजरात में सोलंकी चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं, वेंगी के चालुक्य हैं, बादामी के चालुक्य हैं, चालुक्यों की कई शाखा आती है। तो ये कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना 12वीं सदी में किया। कब किया? 12वीं सदी में किया। देखिए एक ग्रंथ का नाम मैं और आपको लिखना चाहूंगा और दोनों को एक साथ बताना चाहूंगा। दूसरा ग्रंथ है दायभाग, दूसरा ग्रंथ है मित्रों दायभाग। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ हैं और ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। दायभाग, इसका लेखक है जीमूतवाहन, जीमूतवाहन। ठीक है। दायभाग जीमूतवाहन नामक लेखक के द्वारा लिखा गया है। कहा जाता है कि इन दोनों ग्रंथों का जो संबंध है, ये दोनों ग्रंथ जो हैं, इन दोनों ग्रंथों का संबंध, इन दोनों ग्रंथों का संबंध जो है किस बात से है? संपत्ति के उत्तराधिकार से है। दोनों ग्रंथों का संबंध संपत्ति में पुत्र के उत्तराधिकार से है। पुत्र के उत्तराधिकार से है। पुत्र के उत्तराधिकार से। देखिए दोनों ग्रंथों में पिता की संपत्ति में पुत्र के उत्तराधिकार संबंधी नियम दिए गए हैं और ये दोनों बहुत ही पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों क्या कहते हैं?
दोनों किस तरह के अधिकार देते हैं, दाय भाग किस तरह का अधिकार देता है और मिताक्षरा किस तरह का अधिकार देता है। ठीक है, कहते हैं कि मिताक्षरा ग्रंथ में विज्ञानेश्वर ने कहा है कि कोई भी पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी जन्म लेते ही हो जाता है। यानी अगर कोई पुत्र जो है जन्म लेता है, किसी भी पिता के, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई संतान उत्पन्न होती है तो वह संतान जन्म लेते ही अपने पिता की उत्तराधिकारी हो जाती है। यानी पिता की संपत्ति का वारिस पुत्र जो है जन्म लेते ही हो जाता है। ऐसा किसका मानना है? मिताक्षरा ग्रंथ का मानना है। ठीक, लेकिन दायभाग नामक जो ग्रंथ है मित्रों, ये कहता है कि नहीं, पिता पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी तभी माना जाएगा, तभी होना चाहिए जब पिता की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। यानी पिता के मरने के बाद ही पुत्र जो है पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। ठीक, दोनों बातें ध्यान सुनिए। इसमें कह रहा है जन्म लेते ही पुत्र पिता का उत्तराधिकारी हो जाता है, और इसमें कह रहा है कि नहीं, पिता की मृत्यु के बाद जो है पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। तो जितने लोग अभी मेरी क्लास देख रहे हो, आप लोग बताइए कि वर्तमान में कौन सी सिचुएशन है, कौन से अधिकार आपको प्राप्त है। ठीक, आप भी किसी की संतान हैं तो किस अधिकार को लेकर अभी जो चल रहे हो आप? ठीक है, जरा बताइए तो फटाफट। ठीक है, चलिए कोई भी आगे चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, ये दोनों ग्रंथों को आप ध्यान में रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कुछ अन्य ग्रंथों की। ठीक, अगला ग्रंथ है आपका बृहत कथा। अगला ग्रंथ है बृहत कथा। बृहत कथा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, ये गुणाढ़ की रचना है और प्राकृत भाषा में लिखी गई है, पैशाची शैली में लिखी गई है। देखिए, बृहत कथा ये किसकी रचना है? गुणाढ़ की रचना है। इसका लेखक कौन है? गुणाढ़। ठीक है, इसका लेखक गुणाढ़ है। यह किस भाषा में है? भाषा इसकी है प्राकृत। भाषा इसकी प्राकृत भाषा में है और शैली इसकी है, शैली जो है पैशाची शैली है। पैशाची शैली में लिखा गया है। ठीक है, पैशाची शैली में लिखा गया। ठीक, इस ग्रंथ को आंध्र का महाकाव्य कहा जाता है। आंध्र का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक, यानी इसका मतलब है कि इस बृहत कथा से हमको जो है आंध्र क्षेत्र की एक बृहत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसीलिए इसको आंध्र का महाकाव्य एवं महाभारत, दोनों नाम याद रखिएगा, आंध्र का महाकाव्य एवं महाभारत, दो नाम इसको दिए गए हैं। किसको कहा गया है? ये बृहत कथा को। ठीक, अब देखिए, महाभारत अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ का राजनीति, धर्म आदि सभी बातों पर चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। ठीक है, इसी बृहत कथा पर आधारित दो अन्य बड़ी महत्वपूर्ण लेखकों ने दो अन्य ग्रंथों की रचना किया है। इसी बृहत कथा का संस्कृत अनुवाद, ये देखिए, इसका संस्कृत अनुवाद दो लोगों ने किया है। ठीक, दो लोगों ने किया, तो किसने किसने किया? एक क्षेमेंद्र ने किया। क्षेमेंद्र ये बहुत महान लेखक है।
इन्होंने किस नाम से किया? बृहत कथा मंजरी के नाम से। बृहत कथा मंजरी बहुत ही फेमस ग्रंथ है ये, बृहत कथा मंजरी के नाम। और दूसरा सोमदेव के द्वारा किया गया कथा सरित सागर के नाम से। दूसरा जो निर्माण हुआ वो सोमदेव के द्वारा किया गया कथा सरित सागर के नाम से। सोमदेव ने किस नाम से लिखा? कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के नाम से। ठीक है, देखिए फिर से समझिए। बृहत कथा गुणाढ़ की रचना है जो प्राकृत भाषा में थी और पैशाची शैली में। ठीक, इसका अनुवाद संस्कृत में दो लोगों द्वारा किया गया, एक क्षेमेंद्र के द्वारा और दूसरा सोमदेव के द्वारा। सोमदेव ने इसे कथा सरित सागर नाम से किया और क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी के नाम से किया। कहते हैं क्षेमेंद्र की जो बृहत कथा मंजरी है ये परवर्ती गुप्त काल यानी गुप्त काल के बाद का जो काल है उस काल में जो सामाजिक रूढ़िवादिता थी उस पर कटाक्ष किया है, कमेंट किया है। इसको बार बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, पूछा गया है कई बार जो है कि कौन सा ग्रंथ जो है सामाजिक नियमों पर, सामाजिक परंपराओं पर कटाक्ष करता है। इसीलिए कहा जाता है क्षेमेंद्र की जो बृहत कथा मंजरी है वो हास्य रस प्रधान है और व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखी गई है। ये जो है ये हास्य रस प्रधान है, ये हास्य रस प्रधान है और हास्य रस प्रधान है और व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, और व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखी गई है। ये आप एकदम दिमाग में उतार लीजिए इस बात को। और ये बार बार प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा ग्रंथ जो है परवर्ती गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्थाओं पर कमेंट करता है यानी कटाक्ष करता है, तो वो ग्रंथ है आपका कौन? बृहत कथा मंजरी। ठीक, अब देखिए कहते हैं जब क्षेमेंद्र की चर्चा हो रही तो एक ही जगह पे कर लेते हैं। क्षेमेंद्र की अन्य कुछ किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, उसकी चर्चा भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। तो अन्य कौन कौन किताबें हैं क्षेमेंद्र की? देखिए जो दूसरे कलर में मैं लिख रहा हूं वो सारी किताबें किसकी हैं? क्षेमेंद्र की हैं। ठीक, तो क्षेमेंद्र की किताबों में कौन कौन सी अन्य महत्वपूर्ण किताबें आती हैं? उसमें है अवदान कल्पलता। ठीक है, देखिए अवदान कल्पलता, अवदान कल्पलता। ठीक, ऊपर लिखें, फिर से लिख दें इसको। यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर लिखते हैं। इतना आप लोग लिख लिए हैं। देखिए क्षेमेंद्र के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? उसमें है अवदान कल्पलता, अवदान कल्पलता। ठीक, दूसरा है समय मात्रक, समय मात्रक। देखिए मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये अभी तक परीक्षा में आया नहीं है लेकिन ये मेरा दावा है कि ये कभी न कभी जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, जो समय मात्रक है, समय मात्रक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का महत्व इसलिए है क्योंकि यह वेश्याओं की आत्मकथा पर आधारित है। यह मित्रों किस पे आधारित है? ये वेश्याओं की आत्मकथा पर आधारित है। वेश्याओं की आत्मकथा है, यह वेश्याओं की आत्मकथा है। ठीक है, ये ग्रंथ जरूर पूछा। अब देखिए वेश्यावृत्ति जो है वो एक सामाजिक परंपरा था। कहते हैं कि समाज की रूढ़िवादिता पर जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उसी पर कटाक्ष किया है इन्होंने। किसने? क्षेमेंद्र ने। और इसीलिए देखिए सामाजिक प्रावधानों से जुड़ी हुई विषय पर इस ग्रंथ को इन्होंने क्या किया? लिखा, समय मात्रक। इनकी अगली जो किताब है कलाविलास है और रामायण मंजरी है। कलाविलास और रामायण मंजरी।
कला विलास एवं रामायण मंजरी। ये अन्य ग्रंथ हैं किसके? क्षेमेंद्र के। ये क्षेमेंद्र के अन्य ग्रंथ थे, ठीक है, कला विलास और रामायण मंजरी। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम फिर देखिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कथा सरिस सागर के विषय में चर्चा कर लेते हैं। कथा सरिस सागर के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि संस्कृत में दो लोगों ने अनुवाद किया। एक कथा सोमदेव के द्वारा कथा सरिस सागर, ठीक, निर्मित की गई। कहा जाता है कि इसे, जो कथा सरिस सागर है, इसे सामाजिक जीवन का विश्वकोश कहा गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे सामाजिक जीवन का, सामाजिक जीवन का विश्वकोश, सामाजिक जीवन का विश्वकोश कहा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस साहित्य को सामाजिक जीवन का विश्वकोश कहा गया है, तो आप कहेंगे कथा सरिस सागर को। ठीक, इसमें कश्मीर के राजा अनंत की जो पत्नी थी सूर्यवती, उनके मनोरंजन के लिए बेसिकली ये ग्रंथ सोमदेव द्वारा लिखा गया था। फिर से आप सुनिए, कहते कश्मीर के राजा अनंत की पत्नी थी सूर्यवती, जिनके मनोरंजन के लिए सोमदेव ने यह ग्रंथ क्या किया था? लिखा था। देखिए, कश्मीर के राजा थे अनंत और इनकी पत्नी थी सूर्यवती। उन्हीं के मनोरंजन के लिए इस ग्रंथ का निर्माण सोमदेव द्वारा किया गया। और अगर आप देखिए तो इसमें मूलतः सामाजिक जीवन का ही क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इसीलिए इसे सामाजिक जीवन का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो उन्होंने मनोरंजन के लिए समाज के आधारित कई कथाओं को, कहा जाता है सूर्यवती को उन्होंने सुनाया है इसमें, और उसी को सामूहिक रूप से नाम दिया गया क्या? कथा सरित सागर। ठीक, कथा माने कथा होता है, सरित माने आप जान ही रहे, सागर माने सागर। ठीक है, तो मूल रूप से यह इसी पे क्या है? निर्भर है। ठीक है मित्रों, बाद में आगे चलकर जो है कहा जाता है कि इस बृहत कथा पर जो गुणाढ़ की रचना थी, एक अन्य व्यक्ति थे जिनका नाम था बुद्ध स्वामी। बुद्ध स्वामी ने भी एक ग्रंथ लिखा था बृहत कथा श्लोक। ठीक है, इसी पर आधारित एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई थी संस्कृत में ही, बुद्ध स्वामी द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? बुद्ध स्वामी द्वारा। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बृहत कथा श्लोक। बृहत कथा श्लोक। ठीक है, अब आप देखिए 3 अनुवाद हो गए ना, ये भी संस्कृत में है, ये भी क्या है? संस्कृत में है। तो 3 संस्कृत ग्रंथ हो गए, एक क्षेमेंद्र का, एक सोमदेव का, और एक जो है आपके बुद्ध स्वामी का। ठीक है मित्रों, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, और जितने भी लोग हैं आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम अपने अन्य लोगों को भी जोड़िए जो है। ठीक है, बाकी लोगों को भी चैनल से जोड़िए, और आप लोग कम से कम क्या आप समझ में आता है, क्या नहीं आता, कैसा पढ़ाता हूँ, इस बात को कम से कम जाकर कमेंट में आप लिख सकते हैं। उससे हमारी भी थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहाँ से फिनिश करते हैं। कल फिर मिलते हैं हम लोग जो है सुबह 12 बजे। जय हिंद, जय भारत।